हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद चंद्रा इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे भारतीय परिषद अधिनियम की और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी भारत परिषद अधिनियम 1861 की। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसका मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ये कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हम भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को समझना चाहते हैं तो आपको सभी जो अधिनियम हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के अभी जो आज हम पढ़ाने वाले हैं भारत परिषद अधिनियम 1892 तक, तो इसके पहले तक मैंने 1861 का भारत परिषद अधिनियम का वीडियो बना दिया है। आप वहां तक चीज़ों को देखें तो आपको आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि जैसे कई बार वीडियो लेट हो जाता है तो कई सारी वजहें होती हैं जिसकी वजह से वीडियो लेट होता है, लेकिन उसमें से एक बड़ी वजह ये भी है कि आजकल जो है, या आजकल हम ये कहें कि एक चमक की दुनिया है, एक दिखावे की दुनिया है। और चूँकि यूट्यूब में इतने सारे कंटेंट वीडियोस उपलब्ध हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं मुझ में कोई कमी तो नहीं है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि अपने आप में सुधार करूं। और चूँकि मैं खुद प्रिपरेशन करता हूं, खुद मेहनत करता हूं, कोशिश करता हूं कि मैं सफल हूं। हालांकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद कमाना नहीं है, पैसे कमाना नहीं है, क्योंकि मैं खुद जो है अपने पर्याप्त जीवन जीने भर के लिए मैं कमाता हूं और मुझे रोज़गार मेरे पास है। इसलिए मेरा उद्देश्य जो है यूट्यूब के माध्यम से पैसे कमाना तो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि एक इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं तैयारी करता हूं तो कभी कभी लगता है कि चीज़ों को मैं शेयर करूं और कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट है, यही एक वजह है। तो अगर आप में से कोई भी एक व्यक्ति अगर कोई वीडियो देख रहा है और उसे पसंद आ रहा है और वो चाहता है कि इसी तरीके से सीरीज चलती रहे, तो कम से कम एक कमेंट्स ज़रूर कर दिया करिए कि सर जो है अच्छा आप कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, ताकि मुझे जो है एक मोटिवेशन मिलेगा काम करते रहने के लिए। व्यक्ति को जीवन में कार्य करते रहने के लिए प्रेरणा की बहुत ही ज़रूरत होती है। लगातार जो है प्रेरणा मिलती रहेगी और वो आप ही कर सकते हैं, आप ही लाइक कर सकते हैं। यही एक सबसे बड़ी वजह है, इसलिए वीडियो बीच में शांत हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि व्यूज़ कितने भी कम आए, कुछ भी हो, लेकिन एक व्यक्ति अगर सच में सीरियसली वो वीडियो को देख रहा है और उसे अच्छा लगता है तो कमेंट कर सकता है कि इसको आगे बढ़ाते रहिए। तो मैं वीडियो ज़रूर लेकर के किसी भी तरीके से, हालांकि व्यस्तताएं बहुत हैं, लेकिन फिर भी मैं वीडियो लेकर के आता रहूँगा। तो ये एक वजह थी और मैं बताने जा रहा था इसके बारे में, चूँकि आज हम पढ़ने वाले हैं भारत परिषद अधिनियम 1892 के बारे में। तो क्रमबद्धता जीवन में बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है सफलता के लिए। अगर आप नियमित ढंग से एक स्ट्रेटजी के साथ में आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो सफलता बहुत दूर की बात है। ये सफलता का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपको कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी अपने आप में अपनी पढ़ाई में लानी पड़ेगी। पढ़ाई के घंटे कम हो सकते हैं लेकिन रेगुलरिटी ज़रूरी है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं जो पढ़ाता हूँ वो मेरे भी काम आए, इस हिसाब से पढ़ाता हूँ। तो मैं कोई ऐसी चीज़ तो पढ़ा नहीं दूंगा जो आपके फ़ायदे के लिए ना हो। अगर आप सच में एक गंभीर प्रतियोगी हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण हो सकता है और ये मेरी कोशिश रहती है। बाकी जज करने का काम तो आप ही कर सकते हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानें हैं, पढ़ाते हैं। बहुत सारे पेड बैच चल गए हैं आजकल, आप उनको देखिए, उसके बाद मेरे को देखिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ से पढ़ देना चाहिए फ्री में, निःशुल्क, जिनके पास पैसे नहीं हैं, ऐसे बच्चों के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है। आइए हम लोग बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892 के बारे में। तो यहाँ पर मैंने इसको भी, चूँकि इस पे बहुत ज़्यादा जो है 2 या 3 प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए 1 नंबर काफ़ी होता है। एक नंबर को जोड़ करके ही सिलेक्शन होता है, इसलिए कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इंट्रो या इसके उद्देश्य क्या था, भारत परिषद अधिनियम 1892 आखिर क्यों आया, इसका क्या उद्देश्य था, ठीक है। तो अगर आप समझ करके पढ़ेंगे तो मेंस में आंसर राइटिंग में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ
मैं वही बिंदु लिखता हूँ जो मेन कीवर्ड होता है। हालांकि मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ, इसलिए वीडियो देखना ज़रूरी हो जाता है, बजाय इसके कि इसको देख करके आप नोट्स बना लें। अगर आपने इसको एक बार समझ लिया, ध्यान से सुन लिया और फिर अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ होता क्या है, उद्देश्य क्या था, ये क्यों लाया गया। कांग्रेस की स्थापना से तथा इल्बर्ट बिल विवाद के बाद भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण में और अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग के कारण ये पारित हुआ। कौन सा? भारत परिषद अधिनियम 1892। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आया है, इल्बर्ट बिल विवाद। ठीक है, तो अब इल्बर्ट बिल विवाद के बारे में आपको पता होना चाहिए। हालांकि इल्बर्ट बिल विवाद पर एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन मैं इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनिएगा। हाँ, इसको बताने के पहले मेरे दिमाग में एक बात आई थी जो कि बताना भूल गया था, कि अगर आपको आधुनिक भारत का इतिहास तैयार करना है तो आप कम समय में इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे तैयार कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सुन लीजिए, अगर आप भारत के गवर्नर जनरल वायसराय को पढ़ लेते हैं, उनके समय में कौन कौन से प्रावधान किए गए, अगर उनको आप सही से पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि 40-50% तो आपका मॉडर्न जो हिस्ट्री है उससे कवर हो जाएगा। साथ में आप गांधी जी को अगर उसी में ऐड कर लेते हैं, गांधी जी के द्वारा जो भी आंदोलन किए गए, जो भी सत्याग्रह किए गए, उसको ऐड कर लीजिए, और साथ में भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास जो है, तो मुझे लगता है 50-60% के एबव, और इससे अधिक ही, बल्कि मैं कम बता रहा हूँ, आपका जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो तैयार हो जाएगा। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये पढ़ाने के बाद मैं गवर्नर जनरल को पढ़ाऊँगा, क्योंकि हर एक गवर्नर जनरल जो आए हैं उनका अपना एक टाइम पीरियड था। उस टाइम पीरियड में भारत में उन्होंने कई सारे अधिनियम पारित किए, कई सारे विवाद हुए, कई सारी चीज़ें वो लेकर के आते हैं जो हम अलग से भी पढ़ते हैं। तो हम अलग से चीज़ों को ना पढ़ करके गवर्नर जनरल वायसराय गवर्नर को पढ़ देते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये मैं बताने वाला था। हाँ, यहाँ पर हम बात कर रहे थे इल्बर्ट बिल विवाद की। ठीक है, तो इल्बर्ट बिल विवाद क्या है, ये एक सवाल पैदा होता है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इल्बर्ट बिल विवाद है क्या। दोस्तों, 1883 ईस्वी में, उस समय वायसराय थे लॉर्ड रिपन, उनके समय की बात है। और जैसे कि आपको पता है, अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, तो उसमें केंद्रीय सभा में जो 4 से 5 सदस्य किए गए थे, सदस्यों की संख्या 4 से 5 की गई थी, उसमें से 5वां जो मेंबर था उसे विधि का ज्ञाता होना अनिवार्य था, वो विधि विशेषज्ञ होना चाहिए, ऐसा अनिवार्य किया गया था। तो यहाँ पर जो ये इल्बर्ट आता है, पेरिग्रीन इल्बर्ट, ठीक है, पेरिग्रीन इल्बर्ट, ये क्या था, ये वही एक कानून का ज्ञाता था, कानून का जानकार व्यक्ति था, जो वायसराय की परिषद में था, 5वां मेंबर था। उसी के नाम पर, चूंकि ये विधेयक को लाता है, इस वजह से इसका नाम पड़ा इल्बर्ट बिल, राइट। अब 1883 ईस्वी के पहले की स्थिति ये थी कि भारत में जो भी मजिस्ट्रेट, भारतीय मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होती थी, वो भारतीय मजिस्ट्रेट, मतलब जो मूल निवासी थे, अंग्रेज नहीं, वो सिर्फ भारतीयों के मामलों को ही सुन सकते थे, उन पर ही बहस करने की शक्ति उनको मिली थी। अंग्रेजों से संबंधित किसी विवाद पर वो सुनवाई नहीं कर सकते थे, और इनकी सुनवाई जो है फिर वो हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती थी, ऐसा प्रावधान था। क्योंकि आप जानते हैं कि रिपन ने भारतीयों के लिए काफ़ी काम किया है, और एक उदार जो है वायसराय थे, हम ऐसा कह सकते हैं भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में, और इनका जो समय है, समय अवधि है, वो भारतीयों के लिए काफ़ी अच्छा रहा है, ऐसा माना जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि 1883 ईस्वी में जो इल्बर्ट थे, पेरिग्रीन इल्बर्ट, ये एक विधेयक लाते हैं, और इसी विधेयक में प्रावधान ये था कि भारतीय जो मजिस्ट्रेट हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनमें जो भारतीय मजिस्ट्रेट हैं, वो अब भारतीयों के साथ साथ जो यूरोपीय हैं, जो अंग्रेज हैं, उनके मामले की भी सुनवाई कर सकते हैं, ऐसा अधिकार उनको दिया गया। अब जैसे कि आप जानते हैं कि अंग्रेज हमेशा
भारतीयों को अपने से निम्न मानते थे, हीन मानते थे, निम्नतर मानते थे। और खासकर जो अंग्रेज़ महिलाएं थी, उनका ये तर्क था कि जब यहाँ के पुरुष अपनी महिलाओं की नहीं सुनते हैं, तो अगर महिलाओं से संबंधित कोई मुद्दा अगर भारतीय मजिस्ट्रेट के अंडर में गया, तो बताइए जब इनकी मानसिकता ही महिला विरोधी है तो ये महिलाओं के लिए उचित फैसला कैसे ले सकते हैं। हालांकि बंगाल की बहुत सारी महिलाओं ने इस बात का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि हम इन लोगों से अधिक पढ़े लिखे हैं, ऐसी ये जो बात कही जा रही है, जो तर्क दिया जा रहा है, वो उचित नहीं है। तो ये जो है एल्बर्ट बिल जो लाया गया, ये विवाद का विषय हो गया। यहाँ भारतीय जो क्षेत्र में यूरोपीय थे, जो ब्रिटिश थे, उन लोगों ने तो विरोध किया ही, इसका विरोध ब्रिटेन में भी हुआ। तो बहुत अधिक विद्रोह होने की वजह से ये जो विधेयक है, जो रिपन के समय में लाया गया एल्बर्ट बिल, ये पारित नहीं हो सका था। ये था पूरा एल्बर्ट बिल विवाद। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक सिंपल भाषा में अगर आपको मैं बताऊं कि जो भारतीय मजिस्ट्रेट थे वो अंग्रेजों के मामले में सुनवाई नहीं कर सकते थे। ये पहले प्रावधान था, लेकिन इस बिल में प्रावधान किया गया कि अब वो सुनवाई कर सकते थे। यही एक विवाद की वजह बन जाता है, क्योंकि अंग्रेज भारतीयों को अपने से हीन मानते थे और कम ज्ञानी मानते। उनको लगता था कि सबसे विद्वान हम ही हैं। और यही एक वजह थी कि भारतीयों के अंदर अब ये एकदम बात पहुंच गई कि ये लोग तो नस्ल भेदित जो विचारधारा के हैं, ये हमारे लिए क्या न्याय करेंगे। और ऐसे में उनके अंदर एक और उग्र राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। और यही एक वजह थी कि भारतीयों को लगा कि जब हमारे साथ इस तरीके का पूर्वाग्रह से ये ग्रसित लोग हैं, क्यों ना एक संस्था का निर्माण किया जाए जो एक भारतीयों के लिए हो। हालांकि उस संस्था का नाम कांग्रेस है, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में होती है। लेकिन इसकी स्थापना के पीछे और भी कई कारण थे, जिसमें से एक कारण ये भी था। ठीक है, तो भारतीयों की उग्र राष्ट्रीयता की वजह से ही फिर 1883 ईस्वी में जो एल्बर्ट बिल पारित न हो सका, विवाद की वजह से, और उसके तत्पश्चात फिर कांग्रेस की स्थापना होती है। और कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य था कि भारतीयों के लिए और अधिक अधिकारों की मांग की जाए। ठीक है, तो ये एक वजह थी भारत परिषद अधिनियम पारित होने की 1892 के। अब बात यह है कि इसके लिए प्रोविजंस क्या थे, प्रावधान क्या क्या किए गए, उन पर जरा सा फोकस करते हैं। जैसे यहाँ मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, टू द पॉइंट। पहला है निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ। पहले निर्वाचन जैसी व्यवस्था नहीं थी। पहले मनोनीत किया जाता था, नामजद किया जाता था। आपने पढ़ा होगा पिछले जो परिषद अधिनियम है कि उनमें से कुछ गैर जो सरकारी सदस्य थे उनको मनोनीत किया जाता था। लेकिन अब यहाँ ये व्यवस्था की गई कि निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ। और ये निर्वाचन कैसा था, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अप्रत्यक्ष या परोक्ष निर्वाचन की व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई और ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये उदाहरण के तौर पर देखिए कि निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो जो नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि द्वारा गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, अब इनका अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचन प्रारंभ हुआ। तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर सुधार हुआ। दूसरा पॉइंट है कि परिषद के अधिकारों में वृद्धि। जाहिर सी बात है, देखने में ही लग रहा है कि अब जो अधिकार हैं परिषद, वो बढ़ाए गए हैं, उनके अधिकारों में वृद्धि हमें देखने को मिलती है। और साथ ही साथ भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का भी अधिकार दिया गया। तो जो बजट रखा जाता था, पेश किया जाता था, उस पहले तो ये था कि आप चुपचाप बैठे रहिए, इस पर किसी भी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से अब भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। लेकिन अभी भी वो क्या नहीं कर सकते थे, अभी जो है वो मतदान नहीं कर सकते थे और अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। ठीक है, अगर कार्यपालिका से प्रश्न पूछना है तो आपको 6 दिन पूर्व ही नोटिस देनी पड़ेगी। तो यहाँ बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, साथ ही साथ 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। ठीक है, तो पहले से 6 दिन पहले ही आपको एक नोटिस भेजनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन मतदान फिर भी नहीं कर सकते हैं और ना ही अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये जो मेंबर्स थे
परिषद के उन मेंबर्स के अधिकारों की बात की जा रही है। यहाँ पर अभी ये था कि ना तो वो मतदान कर सकते हैं, तो फिर ऐसे प्रश्न पूछने का क्या फ़ायदा। साथ ही साथ वो अनुपूरक प्रश्न भी नहीं पूछ सकते हैं। अब दोस्तों कई लोगों को हो सकता है अनुपूरक प्रश्न के बारे में जानकारी ना हो, तो मैं यहाँ पर इसको भी बता देता हूँ कि अनुपूरक प्रश्न वो होता है जो किसी प्रश्न के उत्तर को दिए जाने के बाद भी प्रश्न पूछने वाले को सही या पूरा उत्तर ना मिला हो तो उसके एवज में वो एक और प्रश्न करे, उसे अनुपूरक प्रश्न करते हैं। सपोज मैं आपसे अगर एक प्रश्न करूं या आप मुझसे एक प्रश्न पूछें और मैं उस प्रश्न का उत्तर दूं, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर या तो अधूरा हो और या तो आप उससे संतुष्ट ना हो, तो आप उसी प्रश्न के पर एक और प्रश्न कर दें ताकि आपको उस आपके प्रश्न का पूरा उत्तर मिल जाए। ऐसे प्रश्न को क्या कहते हैं? अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। तो इस अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं था। तो ये जो है आपने देखा यहाँ पर कुछ प्रोविजंस थे। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि आपको ये याद रखना है कि निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ और वो कैसा निर्वाचन? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये याद रखिएगा प्रश्न कि वो 6 दिन की पूर्व नोटिस पर होना चाहिए और मतदान तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। हालांकि बाद का जो अधिनियम आते हैं उसमें भी ये व्यवस्था की गई कि अब वो अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या है, इसका परिणाम क्या होता है। इसका परिणाम ये होता है कि पिछले अधिनियम से कुछ अधिकार तो अधिक मिले। यहाँ पर हमें ये तो देखने को मिलता है, अर्थात ये जो अधिनियम था ये हमें प्रोग्रेसिव नजर आता है, प्रगतिशील नजर आता है। ठीक है, 1861 के अधिनियम से कुछ अधिक प्रगतिशील है। वहां पर जो अधिकार दिए गए थे उससे कुछ अधिक यहाँ पर दिए गए, हम ये देख रहे हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि ये जो अधिकार दिए गए, ये जो सुधार हुए, वो भारतीयों की उग्र राष्ट्रीयता की भावना को संतुष्ट नहीं कर सके। उनकी भावनाओं को ये संतुष्ट नहीं कर सके, और जब संतुष्ट नहीं कर सके हैं तो अंग्रेज फिर कोई एक नया सिगुफा लेकर के आएंगे, फिर कोई एक नया अधिनियम लेकर के आएंगे और फिर भारतीयों को लुभाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये क्रम निरंतर चलता रहता है। आज सरकारों में देखिए ऐसा ही होता है, वो अपना एक मैनिफेस्टो लेकर के आते हैं लुभाने के लिए, ताकि आप उनके लिए आप वोट कर सकें, उनके पक्ष में आप वोट कर सकें। तो यही प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है और इस तरीके से जो है चीज़ों में धीरे धीरे सुधार होता जाता है। और देखिए ये भी है कि पीछे से जब तक मांग नहीं की जाएगी तब तक आपके अधिकारों को कोई अपने आप ही तो दे ही नहीं सकता है। तो हमें इतिहास से यही सीखने को मिलता है कि अगर आपको अपने हक और अधिकार मांगे नहीं आपने, अगर आपने उनको मांगा नहीं, तो शायद ही आपके लिए कोई अपनी तरफ से आपके अधिकारों की पूरी करने की कोशिश करे। ठीक, तो अपने हक और अधिकारों के लिए हमेशा सवाल करने चाहिए, उनकी मांग करनी चाहिए, तभी आपको चीज़ें मिलती हैं। और यही शिक्षा कहती है, शिक्षित होने का यही एक मतलब होता है। आई होप आपकी वीडियो में चीज़ें समझ में आई होंगी और फिर मिलते हैं हम इसके अगले वाले अधिनियम में। तब तक के लिए नमस्कार।